सालार को सिडनी आए हुए 3 दिन हो चुके थे। वो ऐन को छोड़ के यहाँ किस तरह रह रहा था ये बस वही जानता था। अभी भी वो मोबाइल में अपने रूम को देख रहा था, मगर वहाँ ऐन नहीं थी। वहाँ तो क्या, वो पूरे पोर्शन में ही कहीं नहीं थी। सालार जब से गया था ऐन वापस से अपने कमरे में आ गई थी। सालार को मालूम था कि ऐसा ही होगा, मगर उसने कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। अच्छा किया तुमने ऐन, वरना जब मैं वापस आऊंगा तो तुमको किसी से मिलने तो क्या, उसे देखने और सोचने की भी इजाजत नहीं दूंगा। तब तुम सिर्फ मुझे देखोगी, मुझे सुनोगी, मुझे सोचोगी, मुझे चाहोगी, सिर्फ मुझे, सिर्फ ऐन के सालार को। और सालार भी तुम्हें ही देखेगा, सोचेगा, सुनेगा और चाहेगा भी तुम्हें ही। हाँ ऐन, ऐन का सालार सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा, बेतहाशा, बेहिसाब। मैं जानता हूं तुम्हारे सालार ने तुमसे तुम्हारी इजाजत का वादा किया है, मगर मैंने ये भी तो कहा था तुमसे कि छोटी मोटी शरारतों के लिए तुमसे इजाजत नहीं लूंगा। सालार मोबाइल पे ऐन की निकाह वाले ड्रेस में फोटो देखकर बात कर रहा था कि जैसे ये फोटो नहीं सच में खुद ऐन ही हो। इस वक्त वो बातें करता हुआ कोई दीवाना ही तो लग रहा था। अगर ऐन उसकी बातें सुनती तो जरूर सोचती कि अभी तो बेतहाशा बेहिसाब प्यार की बात कर रहा था और अब इसे छोटी मोटी शरारतों का नाम दे रहा है। सालार के लिए ये सिर्फ कुछ ही तो था, क्योंकि इश्क तो सालार ने किया है, पल पल तड़पा तो सालार है। ऐन तो शायद अभी मोहब्बत के लफ्ज से ही ना आशना है, तो इश्क तो बहुत दूर की बात है, उसकी पहुंच से बहुत दूर। और न जाने वो कब उस तक पहुंच पाएगी, या फिर पहुंच ही ना सके, या शायद पहुंचने ही ना दिया जाए। लेकिन अगर किसी तरह पहुंच भी जाती है तो क्या वक्त के रहते उसे कामयाब कर पाएगी, उसे उसकी मंजिल से मिलने देगी, या फिर यूं ही अपनी मासूमियत में तही दामा रह जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त तो तब बताएगा ना कि जब किस्मत उसे कुछ बताएगी। मेजी बेटा, ये आप किन चक्रों में पड़ी हुई हैं? कल आपकी एंगेजमेंट है और आपकी डेटें ही नहीं खत्म हो रही। आपके पापा बहुत परेशान है, अगर अयाज को पता चल गया तो कहीं रिश्ता ही ना खत्म कर दें। और आप जानती है ना कि इससे बिजनेस पे कैसा असर पड़ेगा। मिसेस सोहेल खान ने बज़ाहिर तो बड़े प्यार से कहा था, मगर दिल तो चाह रहा था कि मुंह तोड़ के रख दें इस सौतेली बेटी का, मगर खून के घूंट पीना पड़े। ओह गॉश, आपको क्या तकलीफ है मिसेस सोहेल खान? मेरी माँ की जगह हैं, मगर मेरी माँ नहीं है आप, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती रहती हैं आप। आइंदा आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप मेरी परेशानी बढ़ाने के अलावा करती ही क्या हैं? हाँ, बड़ी आई किन चक्रों में पड़ी हुई हो। पांव पटकते हुए मेजी वहां से चली गई और सीधा अपने रूम में ही जाके दम लिया। एक तो पता नहीं सैली कहाँ है। कहाँ हो तुम सैली? प्लीज वापस आ जाओ, नहीं तो ये लोग मेरी एंगेजमेंट इस लिच्चड़ से करा देंगे। अभी वो परेशानी से इस बारे में सोच रही थी कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज मौसूल हुआ। उसने जब मैसेज ओपन किया तो खुशी के मारे उछल ही पड़ी और जल्दी जल्दी अच्छे से तैयार होकर एक नजर अपनी तैयारी पर डालकर मुत्तमईन होती हुई गाड़ी की कीज उठाई और खुश खुश चल दी। बुरहान को किसी काम से सद्दीक साहब ने दूसरे शहर भेजा था। उसकी वापसी एक हफ्ते से पहले नहीं होने वाली थी, इसलिए रुबाब का मूड कुछ ऑफ था। सुबह से वो गुस्से में न जाने कितनी बार बुरहान को सलवातें सुना चुकी थी। खुद तो चला गया है, मुझे फंसा गया यहाँ, चमक छल्लो ना हो तो। रुबाब क्लास अटेंड करने के बाद बड़बड़ाते हुए कॉरिडोर से निकल रही थी कि अचानक उसकी किसी से टक्कर हो गई। जमीन आसमान उसकी आंखों के गिर्द घूमने लगे। थोड़ी देर बाद जब हवास बहाल हुए तो गुस्से से बोलने के लिए खुला हुआ मुंह सामने देखकर खुला का खुला रह गया। सामने वाले का भी यही हाल था। तुम दोनों एक साथ बोले, तुम वही हो ना उल्टी वाली? इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रुबाब ने गुस्से से उसकी बात काटी। ओ डिकी मिकी, अपनी हाथ में रहो, ये उल्टी वाली किसे बोला? उल्टे तो तुम हो, उल्टी हरकतें जो करते हो। शुक्र करो तुम्हें तो हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया था, वरना मेरा तो दिल कर रहा था कि तुम जैसे लोगों को तो जहन्नम वासल कर देना चाहिए।
कमीने छिछोरे कहीं के, आइंदा अपना ये लीचड़ जैसा मुंह लाए ना मेरे सामने तो तुम मुझे जानते नहीं, मैं रुबाब अकबर मिर्जा तुम्हें तुम्हारी सारी सगी सुतेली जायज नाजायज नानियां दादियां याद दिला दूंगी। आई समझ में? हाँ, बड़ा आया उल्टी वाली। रुबाब सारी अगली पिछली बल्कि बुरहान के भी हिस्से की सारी भड़ास मिकी पर निकाल कर ये जा वो जा हो गई, जबकि मिकी तो गुस्से से पेचो ताप खा के रह गया। देख लूंगा तुम्हें मैं। रुबाब अकबर मिर्जा, अभी तो तुमने मेरा असल रूप नहीं देखा ना, बहुत जल्द ये मिकी तुम्हें तुम्हारी औकात अजबर करा देगा, वो भी सूद समेत। मिकी गुस्से से लहू छलकाती आंखों से उसे जाते हुए देखकर बोला, जो कब की जा चुकी थी अपनी बर्बादी को बुलावा देकर। मेजी रेड टॉप पहने बीच पर खड़ी सैली का इंतजार कर रही थी। आज इतने दिनों बाद वो सैली को देखेगी, इससे मिलेगी। मेजी की सहेली से मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। सैली मेजी को पहली नजर में ही अच्छा लगा था, मगर उसके लिए दिए अंदाज देखकर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उसे मुखातिब करने की। सैली तो वैसे भी लड़कियों से खार खाता था अपने में, मगर न जाने उसे किस चीज का गरूर था। आहिस्ता आहिस्ता मेजी की पसंदीदगी प्यार में बदल गई, मगर सैली तो उसके प्यार को रद्द करता। उसकी वक्ती जज्बातियत और मक्खियों की तरह हर फूल पर मुंह मारने का नाम देकर चला गया था, जबकि मेजी गुस्से में हर वो काम करने लगी जो एक मुसलमान लड़की होने के नाते डूब मरने का मुकाम हो। मगर मेजी तो ऐसे करती जैसे ये तो कोई मामूली काम हो। क्लबिंग, डांसिंग, फ्लर्टिंग तो जैसे उसका मामूल बन गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मिकाइल से हुई। वो भी इसी तरह के शौक में गुम खुश शक्ल नौजवान था। मेजी उसे खासी पसंद आई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह उसके साथ पाया जाने लगा। मेजी भी उसके साथ वक्त गुजारती, मगर कभी हद पार नहीं की थी। वो खुद को अभी भी सैली की अमानत समझती थी। उसकी आंखें हर वक्त उसे तलाशती थीं और फिर शायद कुदरत को उस पे तरस आ ही गया और एक पार्टी में हुई सैली से उसकी इत्तफाकन मुलाकात रफ्ता रफ्ता हर रोज में बदलने लगी। सैली की भी यकायक उसमें दिलचस्पी बढ़ती चली गई और अब वो भी उसे टाइम देने लगा था। हर जगह दोनों साथ साथ रहने लगे। उसके आने से मेजी मिकाइल को इग्नोर करने लगी थी, जिसका मिकाइल को गुस्सा भी आता था, मगर क्या करता, मजबूरी जो थी। जब तक उससे अपना काम नहीं निकाल लेता उसे छोड़ नहीं सकता था। अब तो वो उसकी जिद बन गई थी कि एक ना एक दिन वो अपना काम पूरा करके रहेगा। लेकिन अब अचानक सैली की वापसी एक बार फिर से उसके काम में रोड़े अटकाने लगी थी। मेजी समुंदर की लहरों की खूबसूरती में अपने आप और सैली का अक्स देख रही थी कि एकदम पीछे से किसी ने अपनी मजबूत बाजों से उसके गिर्द हिसार बांधा। मेजी ने चौंक कर देखा तो हमेशा की तरह वही स्टाइल, वही छा जाने वाली जानदार मुस्कुराहट लिए सामने समुंदर के खेल को देख रहा था। ओ सैली, आई मिस यू सो 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 मच माई बेबी। उसके गाल पर अपने होंठ रखे, जिस बात से चूर लहजे में अपनी बेकरारी जताई। सेम हियर माए। सैली ने भी उसके गाल पर अपने दहकते होंठों को रखा और जोर से काटा, जिसे मेजी ने हंसते हुए कबूल किया और फिर सैली को आंखों से उसकी अधूरी बात मुकम्मल करने का बोला। माए। सैली ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और 2 कदम उससे दूर जाकर डूबते सूरज पर नजरें जमाकर चमकती हुई आंखों से मोहब्बत भरे लहजे में बोला, माई ब्यूटीफुल एवर ग्रीन वाइफ। मेजी खुशी से सरशार चमकते चेहरे के साथ दौड़ते हुए जोर से उसके गले लग गई, जबकि सैली उसके गले लगने से चौंक गया और अपना एक बाजू उसकी कमर के गिर्द रखकर दूसरे हाथ को अपनी पॉकेट में डाल दिया और दूर डूबते सूरज को देखकर मुस्कुरा दिया। ऐन अपने कमरे में बैठी कल के टेस्ट के बारे में तैयारी कर रही थी कि उसके मोबाइल में रिंग हुई। उसने चौंक कर सर उठाया और मोबाइल को अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से से घूरा, जैसे उसकी बेवक्त मुदाखलत से उसे आंखों ही आंखों में निगलना चाहती हो। जब मोबाइल फिर भी नहीं डरा तो किताब को ठक से बंद करके मोबाइल को ऐसे उठाया कि अभी इसकी जान लेकर ही दम लेगी। मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी नजर पड़ी तो अनजाने नंबर से कॉल आती हुई मौसूल हुई। नंबर काफी बड़ा था और पाकिस्तान का तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसने जोर से यस का बटन प्रेस किया
और कान से लगाकर फाड़ खाने वाले लहजे में अगले बंदे के 14 तबक रोशन करना शुरू कर दिए। हेलो हेलो हेलो, दोस्त की कहीं के, तुम्हें चैन नहीं है कि पाकिस्तान की एक निहायत ही ज़हीन, फतीन, काबिल, होशियार, मासूम और सबसे ज्यादा अक्लमंद बच्ची पढ़ाई में 15 चांद लगाने के लिए इतनी गर्मी में नादीदा पसीना पूंछते हुए बैठी सर तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन नहीं, तुमको क्या, तुम लोग तो हो ही पाकिस्तान के दुश्मन। तुम लोग तो चाहते ही नहीं हो कि पाकिस्तान तरक्की करे। तुम अंग्रेज, फिरंगी, अफ्रीकी और जो कोई भी हो, आइंदा फोन करने की गुस्ताखी बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा नंबर रुबाब अकबर मिर्जा दी ग्रेट एक्टर को दे दूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी मुर्दा एक्टिंग सुना कर इस दुनिया से उठा देगी। समझ आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो भाड़ में जाओ, मैं क्या करूं? हाँ, एन मुस्कुराती धीमी गंभीर आवाज में पुकारा गया। एन जो अभी फोन बंद करने ही वाली थी कि मोबाइल में से अपने नाम की पुकार सुनकर तो डर ही गई। फोन बमुश्किल छूटते छूटते बचा। कौन? हकलाते हुए बमुश्किल पूछा। एन का सालार जज्बात से चूर मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया गया। दूसरी तरफ एन तो बस बेहोश होने को थी। उसने उसे इतना कुछ सुना डाला, अब न जाने वो क्या करेगा। कहीं फोन से ही ना हाथ निकालकर मेरा गला दबा दे। आप उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज पर सालार महसूस होता उसी के अंदाज में बोला, जी मैं कुछ ज्यादा ही हो गया। उसकी नकल उतारने पर सालार की खूबसूरत छोटी सी पेशानी पर 2 लकीरें उभरी। ना जानम, मेरी छोटी सी पेशानी पर इतना वजन मत डालो, इन 2 लकीरों का उभार सहन नहीं कर पाएगी। एन ने सटपटाते हुए इधर उधर देखा कि इसे कैसे पता चला। फिर कुछ बोलने की कोशिश में अपने लब वाह किए ही थे कि सालार ने उसे फिर से पुकारा। एन जब उसकी आवाज नहीं आई तो खुद ही बोल पड़ा, एन जानम, हंस कर दिखाओ ना। प्यार भरे लहजे में अजीब सी फरमाइश की गई। एन को तो ऐसा ही लगता था। एन तो कंफ्यूजन के मारे कुछ कह ही नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें 5 मिनट बाद फोन करता हूं, ये कहकर सालार ने फोन बंद कर दिया। अभी वो मोबाइल को घूर ही रही थी कि ठीक 5 मिनट बाद फिर से फोन बजा। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। सालार ने झट से कुछ भी सुने उससे कहा, एन जानम, खिड़की में देखो। एन हैरान परेशान सी खिड़की के पास गई और पर्दा हटाकर बाहर झांका तो बेसाख्ता उसके होंठों पर हंसी उमड़ आई। इधर एन पेट पकड़कर बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी और उधर सालार आंखें मूंद अपने बिस्तर पर नीम दराज फोन रिकॉर्ड पर लगाए उसकी नरम मसहूर कर देने वाली जल तरंग हंसी को अपने वजूद की पोर पोर में उतार रहा था, जबकि एन फोन को भुलाए नॉन स्टॉप हंसे ही जा रही थी। उसके इस तरह हंसने से उसकी सब्ज आंखों से आंसू किसी मोती की तरह बहे जा रहे थे। सामने का मंजर कुछ यूं था कि सालार का 65 साला पर्सनल शेफ बुनियान पहने लान में हाथ उठाकर अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के साथ सांस खींचकर जोर जोर से हंस रहा था, जबकि उसके चेहरे पे सरासिमगी छाई हुई थी। हिलती हुई तोंद और जोर से हंसने के साथ फेस के एक्सप्रेशन खासे मुज़हिका खेज थे, जिसे देखकर ऐन बेसाख्ता हंसे ही जा रही थी। ये सब सालार का ही बंदोबस्त था उसकी हंसी हंसने के लिए, और वो 100% कामयाब भी हो चुका था। उसकी खनकती हंसी की सूरत